everyone. So we are going to start and finish specific relief act today. Easy act, difficult act, interesting act. मजा आएगा पढ़ के बहुत. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. अब क्या हो गया, हमारे पास ना बहुत सारे एक्ट्स थे, बहुत सारा कुछ कह रहे. अब पता क्या, मैं आपको एग्जांपल से शुरू करती हूँ, 2 एग्जांपल देती हूँ. मैंने डिवाइन में अपनी सीट बुक कराई एडमिशन के लिए. इन्होंने ना मेरी सीट किसी और को दे दी. मैं जब आई कहते जी आपकी सीट तो चली गई. मैंने बोला ये क्या तमीज हुई. मैंने कहा तो फीस जमा करा गई थी ना. कहा लो अपनी फीस वापस. मैंने कहा मुझे फीस वापस नहीं चाहिए. कहते हम 2000 ऊपर भी देते हैं आपको हर कॉम्पेंसेशन. मैंने कहा ना, मुझे सीट चाहिए थी. अब मैं कहाँ पे एडमिशन लूंगी, सब जगह बंद हो चुकी है. पड़ेगी स्यापा. अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ. दूसरा, एक इंसान आता है मेरे घर आके मुझे रोज धमकी देता है, श्रद्धा मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, ये मेरा घर है, मेरा घर है. कुछ करता नहीं है, सिर्फ ये बोलता है मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, मेरा घर है. अब मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से एक्ट में जाऊँ. सीपीसी के पास जाती हूँ, सीपीसी अपना दरवाजा बंद कर लेती है, कहती है जब निकालेगा तेरे को तब आना मेरे पास. तो जब तंग कर रहा है वो ना, वो कुछ नहीं है आपके लिए. या फिर जैसे मैं इनको बोलती हूँ डिवाइन वालों के लिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाती हूँ. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं कहती हूँ आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाती हूँ कि सर प्लीज सीट दिलवाना. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है मेरे पास ऐसा कुछ रिलीफ नहीं है, मैं तो सिर्फ कॉम्पेंसेशन दिलवा सकता हूँ. फिर फंस गए. अब समझ ही ना आए कि जाए तो जाए कहाँ. इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक नया एक्ट पिक्चर में आया जिसका नाम था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. नाम में ही है स्पेसिफिक रिलीफ्स. कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ अवेलेबल है. ठीक है, ओके. तो हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सबसे पहला जो था उसका ईयर क्या था, गिव मी अ सेकंड. 1877. ये पेपर में आ सकता है आपको कि पहला एसआरए कौन से ईयर का है. इट वाज एसआरए 1877. अब एसआरए बेस्ड किस मैगजीन के ऊपर है, इस मैगजीन के ऊपर. यूबी, जस, ईबी, रेमेडियम. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. इसके ऊपर बेस्ड है हमारा पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. देयर इज अ रेमेडी. कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस सबसे ज्यादा काम आई हैं इन एसआरए. 9th रिपोर्ट. नाइन्थ रिपोर्ट. ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपनी 9th रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक रिलीफ बिल 1962 इस रिपोर्ट के बेसिस पे बनाया गया. ये बिल बनाया गया. बहुत छोटा सा एक्ट है, आराम से हो जाएगा. घबराना नहीं कि लिखना पड़ रहा है, लिखने से घबराना नहीं है प्लीज. ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ बिल बनाया गया 1962 का. ठीक है, और ये बिल बाद में लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया, वहां से पास हो गया, दोनों हाउसेस से पास हो गया. और इसके बाद हमारा एसआरए 1963 जो हम पढ़ रहे हैं वो बन के आ गया, इस बिल के थ्रू बना. ठीक है, साथ में आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस पे बेस्ड है हमारा एसआरए. न्यूयॉर्क सिविल कोड. न्यूयॉर्क सिविल कोड. न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 की लाइंस पर ड्रॉ करा गया है हमारा एसआरए. ठीक है, ओके. प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है, ये सब चीजें बेसिक आपको नहीं चाहिए तो ठीक है. ओके, अब आगे हमारा एसआरए जो है ना, इसको मैं एक चार्ट बनाती हूँ. पूरे एसआरए का एक चार्ट है, देख लो फटाफट. एक तो हो गया जी प्रिलिमिनरी.
हो गई जी स्केड लीव्स, एक हो गया प्रिलिमिनरी, एक हो गया रिलीफ्स। जो रिलीफ्स है वो सेक्शन नंबर 5 से लेके 44 में है, और जो प्रिलिमिनरी है वो सेक्शन 1 to 4 है। जो रिलीफ्स है, रिलीफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ्स और एक होते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ्स। जो स्पेसिफिक, ये प्रिलिमिनरी है पार्ट 1, रिलीफ जो है स्पेसिफिक रिलीफ है पार्ट 2 एंड प्रिवेंटिव रिलीफ इज पार्ट 3। तीन पार्ट्स हैं हमारी पूरे के पूरे एसआरए के। पहला पार्ट प्रिलिमिनरी, दूसरा पार्ट स्पेसिफिक रिलीफ, तीसरा पार्ट प्रिवेंटिव रिलीफ। ठीक है, सेक्शंस कितने हैं लास्ट देख लो, 44, बस इतने सेक्शन, 44 सेक्शन। ठीक है, अब हुआ क्या, एक एक पार्ट पकड़ेंगे। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है। ये जो है पार्ट, ये आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 5 to 37, ये वाला पार्ट चलता है पूरा। लेट मी कंफर्म, 37 नहीं है, 35 है, सॉरी 35, 37 to 44 आपका ये वाला पार्ट चलता है। सॉरी 36 to 44। और साथ में आपको और चीज क्या याद रखनी है, पार्ट 2 जो है ना, इसमें छह रिलीफ की बात करी गई है। इसमें स्पेसिफिक रिलीफ 6 तरह के हैं, और इसमें एक ही रिलीफ है। ठीक है, इसके जो 6 रिलीफ्स हैं वो 6 चैप्टर्स में बट गए। 1 चैप्टर 1 रिलीफ, 2 चैप्टर, सारे 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स है पार्ट 2 में। इसके जो एक रिलीफ था, एक ही रिलीफ है यहाँ पे, वो 2 चैप्टर्स में बट गया, 7th and 8th चैप्टर। अब आपके सामने पूरे पूरी एक्ट की स्कीम खड़ी है, 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स, 6 + 2 8 चैप्टर, 44 सेक्शंस, ये आपका पूरा है सर, इतना ही है। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहले बेसिक चीज प्रियम्बल देख सकते हो आप, आई एम नॉट गोइंग टू इट, नहीं चाहिए। इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट इन्फोर्समेंट लिखी हुई है 13 दिसंबर 1963, वो याद रखनी है, मतलब याद कर रखनी है, पेपर में दिख जाएगी आपको। ठीक है, उसके आगे आ जाइए, फर्स्ट सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसका नाम है जी, पूरे इंडिया में लगेगा जी, फलाना फलाना, छोड़ दो। सेक्शन 2 पे आ जाओ, डेफिनेशन क्लॉज, 3 ही डेफिनेशन है बस, बेसिक ओनली 3। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, कोई भी आपकी लीगल ड्यूटी होती है ऑब्लिगेशन बन जाती है वो। मैंने आपको बोला आप जा रहे थे कहीं से, आपको, आपने बंदा डूबता देखा, आपने उसे बताया, बचाया नहीं, क्या आपकी ऑब्लिगेशन थी? नहीं। लेकिन वहां पे जो बंदा ड्यूटी में खड़ा था, लाइफ सेवर, उसकी ऑब्लिगेशन थी, हाँ थी, लीगली अराइजिंग ड्यूटी है ना, ऐसी ड्यूटी जो लीगली अराइज हो रही है। दूसरा सेकंड सेटलमेंट है, नहीं चाहिए, नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा क्लॉज आता है 2B में सेटलमेंट है, आप लोग देख सकते हैं पेपर में जाके, आपको समझ आ जाएगा। ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, तीसरी चौथी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, ट्रस्ट कहां पे डिफाइंड है, कहते हैं जी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, और 2D में जो ट्रस्टी है वो भी वही ट्रस्टी है। ट्रस्ट, मैं आप में ट्रस्ट क्रिएट करती हूँ, मतलब मैं आप पे एक तरह का विश्वास करती हूँ, सिंपल सी बात है। कैसा विश्वास कर रही हूँ, प्लीज मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तुमको दे देना, आई हैव ट्रस्टेड यू विद समथिंग, आई एम बेसिकली व्हेन आई एम इम्पोजिंग फेथ इन यू, है ना, तो आप बन जाते हो ट्रस्टी, जिसमें मैं ट्रस्ट करती हूँ, और जिस जिस मेरे बच्चों को फायदा जाना था ना, मेरे बच्चे हो गए बेनिफिशियरी, है ना।
अपने को इतनी डेप्थ में नहीं जाना, ज्यादा अगर ट्रस्ट की डेफिनेशन आ जाएगी तो आप सी और डी में देख लेंगे, दैट्स ऑल। अब जो क्लॉज ई है ना, इसमें कीवर्ड है, कीवर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है अगर अगर आपको डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई बट वर्ड यूज करा गया, सोचो मैं यहाँ पे एक्ट पढ़ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ वॉइड, वॉइड आप कहोगे वॉइड क्या होता है मैम, मैं कहूंगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया वॉइड वही वॉइड यहाँ पे है। तो बेसिकली जो भी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई है वो सारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेम है, ठीक है। कल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे तो अब आप देख लेंगे। चले आगे, अब आ जाइए सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 नॉट रिक्वायर्ड, बट थोड़ा सा उसका रेफरेंस चाहिए आपको। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है देखो यार अगर मैंने एक रिलीफ मांग लिया इसका तो ये है कि मैं दूसरा नहीं मांग सकता। जैसे कि मैंने आपसे मांगा कि सर प्लीज ना सर मुझे सीट दिलवाओ ना डिवाइन में, बट साथ में कॉम्पेंसेशन भी दिलवाना है, धक्के खिलवाए। कहते हैं सेक्शन 3 बोलता नहीं अलाउड है जी, कर सकते हो 2 से ज्यादा चीजें, 2 या 2 से ज्यादा चीजें मांग सकते हो। नेक्स्ट, nothing in this act shall be deemed to affect the operation of Indian Registration Act। अगर पेपर में सवाल है कि कौन बड़ा, रजिस्ट्रेशन एक्ट महान के एसआरए महान, तो हम कहेंगे रजिस्ट्रेशन महान। रजिस्ट्रेशन, अब मैं इस पे पूरी कहानी अगर सुनाऊंगी तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा, इसलिए एक लाइन में सुन लो। अगर रजिस्ट्रेशन और एसआरए में लड़ाई हो जाए, ठीक है, कौन महान है, रजिस्ट्रेशन, बस, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है नथिंग शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। मतलब सोचो ना, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है ना एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको आप स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने एसआरए में हेल्प भी नहीं लेने आ सकते, क्योंकि हम कहेंगे रजिस्टर हो पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात मानो फिर हम आना हमारे पास, बस ये बात है, ठीक है। सेक्शन 4 पे आ जाओ। Specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws। क्या क्रिमिनल लॉज के केस में भी आप कहते हो ये जी मैं चाहता हूँ मेरा ना थोड़ी सी एसआरए की हेल्प ले लूं। एसआरए कहता है देखो मेरे दरवाजे सिर्फ सिविल लॉ के लिए खुले हैं, मैं तो क्रिमिनल का सीआर भी नहीं जानता, मैं तो क्रिमिनल लॉ का कुछ नहीं जानता, सिविल लॉ के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। तो अगर आपको सिविल केस फाइल करना है, जैसे कि मैं आपके अगेंस्ट डेफोमेशन का सूट भी फाइल करना चाहती हूँ और साथ में आपसे कॉम्पोजिशन भी लेना चाहती हूँ। अब देखो डेफोमेशन जो है, आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। डेफोमेशन ना 2 लॉज में केटर्ड विद है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। क्रिमिनल में आईपीसी में और सिविल में टॉर्ट में। अब दोनों जगह केटर्ड विद है डेफोमेशन। ये कहता है एसआरए कि अगर आपने ये वाला रास्ता चुना तो मैं अपना गेट बंद कर लूंगा, अगर आपने सिविल रास्ता चुना तो आप मेरी हेल्प लेने आ जाना। एसआरए ने बोला, समझ आ गई बात, आ जाओ 5 पे आ जाओ। यहां से शुरू हो गया हमारा पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ। इसके अंदर है हमारे 6 चैप्टर्स, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पता क्या हुआ, आपने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, हो सकता है मैं ओनर हूं या हो सकता है मैं ओनर ना हूं, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैं किराएदार हूं, पर जमीन तो उस टाइम पे मेरी है ना। आपने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मैं उस जमीन को रिकवर करना चाहती हूँ, अपनी प्रॉपर्टी अपनी लैंड अपने पास वापस लेना चाहती हूँ। सबसे आसान तरीका क्या है, सेक्शन 5 और 6 की हेल्प लेना, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 ने, पता है बहुत सिंपल सेक्शन है लग रहा है, लेकिन इसको जब हम जुडिशरी के एंगल से या किसी एंगल से पढ़ते हैं तो 3-4 दिन लगते हैं सेक्शन 5 पढ़ने में, 3 लाइनों को पढ़ने में, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर आपको एक अपनी जमीन लेनी है, अपने पोजेशन में लेनी है, तो आप क्या करना, तो आप जाके सीपीसी में सूट फाइल कर देना। देखो, द पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन मतलब मेरा पोजेशन का हक बनता है, अगर मेरा पोजेशन का हक बनता है तो मैं सीपीसी में जाकर सूट फाइल कर सकती हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 5, इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर 64, 65
ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्लस सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्लस सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्लस आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस सेक्शन 9 सीपीसी. ये पूरा सेट है सेक्शन 5 के साथ पढ़े जाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अभी इतने न्यूएंसेस में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, इनको मैं अभी आप समझाऊं, रिलेट करके बताऊं, पागल हो जाओगे, है ना. अभी के लिए अब इतना जान लो कि अगर इनका रेफरेंस आ जाए अगर इनका रेफरेंस आ जाए तो आप साफ साफ समझ जाइए कि यार यहाँ पे बात हो रही है. जैसे देखो आपको समझाई देती थोड़ा सा बताती हूँ सिर्फ. अगर इसका रेफरेंस पेपर में दिख जाए तो समझ आना सेक्शन 5 विद आर्टिकल 64 दिख जाए, आपने समझना है यार एक ऐसा इंसान जिसके पास टाइटल है. अगर मैं ओनर हूं और आप मेरी जमीन पे कब्जा कर लिए तो मैं सूट कैसे फाइल करूंगी? सेक्शन 5 एसआरए रेड विद आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट. अगर मेरे पास टाइटल नहीं है बट मैं किराएदार तो हूं, पोजेशन तो है ना, तो मैं कौन सा सूट फाइल करूंगी? सेक्शन 5 एसआरए रेड विद आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट. इतना सा रेफरेंस बहुत है, नहीं चाहिए और कुछ, आपको कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, आई रिपीट. नेक्स्ट सेक्शन 6 में से बहुत क्वेश्चन आएगा आपको क्योंकि प्री के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. सेक्शन 6 देखो नाम क्या है? सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पे कौन कौन सूट फाइल कर सकता है ये सवाल आएगा आपको. देखो ही, देखो इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट अदरवाइज एन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. पहला ही, और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, सेकंड पर्सन. थर्ड, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम. तो तीन बंदे आ गए हैं जी. पहला कौन कौन सूट फाइल कर सकता है? अगर आपको पेपर में ऑप्शंस आए तो यहाँ पे चल जाना. ही हिमसेल्फ, ऑब्वियसली मुझे निकाला गया, मैं खुद कर सकती हूँ. या थ्रू होम ही वाज इन पोजेशन. मैं किसके थ्रू पोजेशन में थी? अच्छा मैं अपने ओनर के थ्रू पोजेशन में थी, मैं तो किराएदार थी ना यार. तो पोजेशन में किसने दिया था? ओनर ने. तो क्या ओनर जा सकता है मेरे बिहाफ पे? हाँ जी. अगर किराएदार को धक्के मार के निकाल दिया पड़ोसी ने तो ओनर जा सकता है? हाँ जी जा सकता है. और लास्ट क्या है? क्लेमिंग थ्रू हिम, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम. आई एम क्लेमिंग थ्रू माई फादर, माई चिल्ड्रन आर क्लेमिंग थ्रू मी. सब लोग जा सकते हैं. ठीक है, ओके. अंदर देखो सेकंड क्लॉज का इंपॉर्टेंट जो आपको पेपर में आएगा, आ सकता है क्वेश्चन, वो है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. ठीक है. अगर आपको पेपर में ऐसे कोई ऑप्शन आ जाए कि यार ये जो रिकवरी वाला सूट है, सेक्शन 6 वाला सूट है या रिकवरी ऑफ पोजेशन वाला सूट है, कितने टाइम में डलता है? आपको पता क्या जाना है? सुनो मेरी बात ध्यान से. वहां पे लिखा होगा सेक्शन 5 का सूट के 6 का. 5 का आंसर है 12 साल, 6 का आंसर है 6 महीने. 5 का आंसर लिखा नहीं है पर यहाँ पे 5 का आंसर है 12 साल, 6 का आंसर है 6 महीने. हाँ चले आगे. ठीक है, सेक्शन नंबर 7 पे आ जाओ. अब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी जमीनों की रिकवरी तो 6 में देख ली, 5-6 में. 7 में है मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी, मेरी गाड़ी है ना, उसकी रिकवरी 7 में है. इन्होंने बोल दिया सेम तरीका सीपीसी में चल जाना. 8 पे आ गए हम. अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दोनों हैं. एक्सप्लेनेशन में 3 वर्ड यूज है. पहला में ट्रस्टी, दूसरे में 2 वर्ड है स्पेशल और टेम्परेरी राइट. पहला वर्ड है ट्रस्टी, दूसरा वर्ड है स्पेशल राइट, तीसरा वर्ड है टेम्परेरी राइट. ये तीनों वर्ड्स के साथ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. सवाल आएगा कि इसके दो अब देखो ना यार, कहते हैं जनरल रूल क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए आप सीपीसी के हिसाब से सूट फाइल कर लो. इन्होंने क्या बोला? अगर एक ट्रस्टी है, आपको मैंने अपनी जमीन दी थी कि कल को मेरे बच्चों के काम आएगी ना, फिर आप संभाल लेना, मैं मरने लगी हूँ, है ना, तो
आपने कल को आपसे जमीन दी थी, गाड़ी दी थी, डायमंड पेन दिया था, कुछ भी दिया था ऐसा जिससे कि मेरे बच्चों का खर्चा निकल रहा था। अब वो पेन चोरी हो गया या कोई ले गया उठा के। अब क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? हाँ। क्या बच्चे जा सकते हैं? हाँ। बस। ठीक है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी दोनों जा सकते हैं। और सिमिलरली स्पेशल और टेम्परेरी राइट के केस में हुआ क्या, मेरे को सड़क से रिंग मिली, सड़क पे गिरी पड़ी थी, स्टोलन प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, लॉस्ट प्रॉपर्टी, मैंने उठा दी रिंग, मेरे पास आ गई। अब देखो, चाहे मैं ओनर नहीं हूँ प्रॉपर्टी की, बट फिर भी क्योंकि मेरे पास टेम्परेरी राइट में जा सकती हूँ, लॉ कहता है। ऐसे कि कोई भी स्पेशल राइट, टेम्परेरी राइट, या आप ट्रस्टी हो तो आप ओनर नहीं हो, फिर भी आप कोर्ट में जा सकते हो। ओनर तो आप नहीं हो तीनों केसेस में, बट फिर भी आप कोर्ट में जा सकते हो। ये कहते हैं 7 और 8 की एक्सप्लेनेशन। चलिए 8 पे, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। इसमें ना केस लॉज बहुत कम है इस एक्ट में। इस एक्ट में गिन के 5 केस लॉज याद करने वाले हैं, 5 से 6 इतने ही है। मतलब अगर एवरेज अगर लेकर चलूं 4 to 7 की एवरेज, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी लेकर चलूं 7 बस। उनकी भी शक्ल देकर आपको पहचान आ जाएगी। ठीक है, सेक्शन 8 कहता है अगर एक इंसान आपसे गाड़ी ले गया, कोई ऐसी चीज ले गया जिसका वो ओनर नहीं है, जैसे कि मैंने इनका लैपटॉप उठा के लेगी घर। हमारे को ना 4 केसेस दिए गए, देखो ए बी सी डी 4 क्लॉज है, ये पेपर में आएंगे। इन चारों क्लॉजेस में अगर आपका केस फिट कर रहा है तो आप सेक्शन 8 में आते हो। आप मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इनको अलग क्यों करा 7 और 8 में। तो 7 को अलग और 8 को अलग क्यों करा? आपको पता है जब हम सूट डालते हैं ना किसी चीज को रिकवर कराने का, तो हम पता है क्या लिखते हैं? सर यहाँ ये दे दिया जाए, यहाँ इतने पैसे। सर यहाँ ये चीज वापस करो मेरी लेटेस्ट से, यहाँ सर इतने की थी, उतने पैसे दे दो। सेक्शन 7 कहता है हाँ ठीक है, ये तरीका मेरे पास चलेगा। सेक्शन 8 पता है क्या कहता है? कई बार ऐसी चीज होती है, जैसे लैपटॉप इनका डेटा था सारा, वैल्यू नहीं लगा सकते उस चीज की। लैपटॉप का डेटा कितने का बनता है यार, क्या श्रद्धा लेके चलेगी है। हमें तो वही लैपटॉप ही चाहिए, हम पैसे नहीं बता सकते। ठीक है, ये चारों क्लॉजेस आप देख लेना फिट करके पेपर में। अभी मैं समझाना नहीं चाह रही, डिटेल्ड हो जाएगा बहुत। ठीक है, आप एक वर्ड देख लो बस। क्लॉज ए का वर्ड है एजेंट और ट्रस्टी, क्लॉज बी का वर्ड है एडिक्वेट रिलीफ, सी का एक्चुअल डैमेज, और डी का लॉन्ग फ्री ट्रांसफर्ड। ये वर्ड्स के अलावा कोई भी चीज हो, टेक्निकली अगर मैं इनके अलावा किसी जगह पे कहूंगी सर नहीं सर मुझे तो ना आप वो चीज ही वापस करो, लॉ कहते हैं देख लो मैंने साफ साफ लिख रखा है बुक में, इन 4 केसेस में ही मैं आपको वही चीज दिलवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन में देखो शैल प्रिज्यूम वर्ड लिखा है, शैल और लास्ट में प्रिज्यूम। अगर प्रिजम्पशन का कोई सवाल आ जाए तो यहाँ पे आ जाना, एक्सप्लेनेशन में देखना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे। चैप्टर 2 आ गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 9 to 25, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, ये क्या कहता है? सेक्शन नंबर 9 छोड़ दो, कभी नहीं आएगा। 10, 10 कहता है, 10 ना पहले बहुत अलग था। 10, अब आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे बड़ी अमेंडमेंट एसआरए में कौन सी आई है? आंसर होगा 2018 अमेंडमेंट। सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो आई है एसआरए में वो कौन सी है? 2018 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड। हाँ तो सेक्शन 10 ने क्या बोला? सेक्शन 10 ने बोला देखो सीधी सी बात है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? सर मुझे यही सीट चाहिए डिवाइड में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर मुझे पैसे क्या कर लेंगे मेरा? कुछ भी नहीं। व्हेन मनी कॉम्पेंसेशन इज नॉट इनफ वी गो एंड सीक कि सेम कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेक्शन नंबर 10 ने क्या बोल दिया? सेक्शन 10 ने बोला सीधी सीधी बात है, आप हर केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट शैल ग्रांट, कोर्ट देगा ही देगा आपको। पहले पता है क्या था? मे था 2018 से पहले, मे था, मर्जी होती थी कोर्ट की, बड़ा बड़ा खुला सिस्टम था। अब शैल कर दिया, कोर्ट देगा ही देगा। इसके साथ में देती 3 एक्सेप्शंस कि 3 केसेस को छोड़ के हर जगह आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी ही मिलेगी। मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हुआ है ना, वो हम पूरा करवा के देंगे आपको। ठीक है, कौन सी 3 एक्सेप्शन है? सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14
सेक्शन 16 3 exceptions. Yes. आप इनके उसमें भी देख सकते हो, सेक्शन 10 की वर्डिंग में लिख रखा है, वही उठाया मैंने। ठीक है, डन। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 14 समझने। ऑर्डर में नहीं चलना, कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 14 बोलता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा जा सकता, क्योंकि अभी तुमने देखा ना सब बाकी सब हो सकते हैं इनको छोड़ के। इनमें कौन से हैं? 14 के 4 पार्ट है। ठीक है, 14 का सबसे पहला पार्ट क्या कहता है? सबसे पहला पार्ट 14 का कहता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गई है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। दिस इज 2 क्लॉज 14 क्लॉज ए, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। अब सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है ये हम पढ़ेंगे जाके सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में समझाई गई है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर सब्सटीट्यूटेड आप पूछोगे, जनरली पूछोगे तो मैं कहूंगी सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है। मैं कहती हूँ आपने मुझे सब्सटीट्यूट टीचर रखा है, मतलब जब कोई आएगा नहीं तब वो चलाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट का मतलब होता है मेरी जगह पे कोई और। तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मतलब आपसे नहीं करवा ली, किसी और से करा ली। पता है मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, बट आपने नहीं परफॉर्म करा तो मैंने किसी और से साथ किसी और से करवा लिया परफॉर्म यार। तो अगर किसी और से परफॉर्म करवा लिया तो क्या आप कोर्ट में दोबारा जा सकते हो? सर रूबी से दोबारा परफॉर्म कराना? कोर्ट कहेगा शट अप यार, करा तो लिया आपने बाहर से, अब कहाँ आप कहाँ आ गए हो मेरे पास। ठीक है, पहला क्लॉज। सेकंड क्लॉज, व्हेन मनी कॉम्पेंसेशन, अच्छा कंटिन्यूस ड्यूटी। ठीक है, जब आपकी कंटिन्यूस ड्यूटी, कोर्ट को लगता है मेरी सिरदर्दी बन जाएगी अगर मैंने काम करवा के दे दिया इसे एक बार। 300 किलोमीटर का ट्रैक है, सारा जीवन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। यस, 14B कंटिन्यूस ड्यूटी। दिखाना है, गलत है ये गलत है, इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल। सारा जीवन हो गया मुझे पढ़ते। ठीक तो है, क्या हो गया? 14 ABCD, ये बोला 14 है नहीं, 14 स्मॉल है, ये वाला ना, ये देखो। बी हो गया कंटिन्यूस ड्यूटी। जब कोर्ट को लगता है उसकी कंटिन्यूस ड्यूटी बन जाएगी तो कोर्ट मना कर देता है। सी हो गया पर्सनल स्किल, पर्सनल क्वालिफिकेशन। आप मुझे फोर्स कर सकते हो जबरदस्ती पढ़ाने के लिए, मैं जुलूस निकाल दूंगी, मैं गलत पढ़ा दूंगी। पर्सनल स्किल वाले काम को फोर्स नहीं करा जा सकता। और लास्ट डिटर्मिनेबल, मैं यहाँ पे टेम्परेरी टीचर रख ली इन्होंने, बाद में जब मुझे निकाला मैं कलेश डाल के बैठ गई। मैं कोर्ट में जाके बोलती हूँ सर परफॉर्म कराना कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कहता है श्रद्धा ये तो डिटर्मिनेबल मतलब, डिटर्मिनेबल मतलब होता है जिसको किसी भी टाइम खत्म करा जा सकता है, टर्मिनेट करा जा सकता है। ठीक है, तो सर ये कोर्ट कोर्ट कहते हैं जो टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, इसको कहीं का परफॉर्म कराऊंगा। ठीक है, 14 हो गया। ये सब चीजों की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। सेक्शन 16 में भी कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं। सेक्शन 16 अब आ गया। सेक्शन 16 कहते हैं कौन कौन से लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। 14 कहता था कौन कौन सी चीजों की नहीं हो सकती, 16 कहते हैं कौन कौन से लोग नहीं करवा सकते। ठीक है, तीन क्लॉसेस हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है 16। सबसे पहला एक ऐसा इंसान जिसने सब्सटीट्यूटेड करवा लिया वो भी यहाँ पे ना आए, यही है। दूसरा, दूसरे के आगे 5 पार्ट है, मतलब एक लाइन के अंदर ही बहुत कुछ लिखा है, बी के अंदर ही बहुत कुछ लिखा है। ठीक है,
सबसे पहला, एक ऐसा इंसान जिसने फ्रॉड करा है वो कोर्ट में ना आए। एक ऐसा इंसान जिसने जान के एसेंशियल टर्म वायलेट करी है वो कोर्ट में ना, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। सेकंड देखो एसेंशियल टर्म। थर्ड देखो एक्ट्स इन फ्रॉड, दिख रहा है। फोर्थ देखो विलफुली एक्ट्स एट वेरिएंस। और लास्ट देखो और इन सबवर्जन। सबवर्जन होता है ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग सबवर्जन होता है। मतलब मैंने जान के कोई रिश्ता खराब करने के चक्कर में आपको ऐसा गलत काम कर दिया, और बाद में मैं कोर्ट में जाती हूँ, सर परफॉर्म करना, कोर्ट कहता है यार यू एक्टेड इन सबवर्जन, अब नहीं करूंगा मैं परफॉर्म तुम्हारे लिए, ठीक है। सी क्लॉज पे आ जाओ, हु फेल्स टू प्रूव। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, 2018 से पहले यहाँ पे था एवर एंड प्रूफ, सिर्फ प्रूफ है। अब तो पहले एवर एंड प्रूफ था 2018 से पहले। एवर क्या होता है, एवर का मतलब होता है प्लीड करना। जब आप कुछ प्लीड करते हो मतलब आपने एवरमेंट करी है, एवर करा, मांगा, मतलब कुछ बोला, है ना। तो पहले पता क्या होता था, पहले ना आपको मांगना जरूरी होता था, सिर्फ प्रूफ करना नहीं। अगर आप लिखते नहीं ना थे अपनी प्लीडिंग में, सोचो मेरे को कुछ चीज की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, मेरे लिए ना कंपलसरी होता था कि मैं लिखूं कि सर मैं रेडी भी हूं और विलिंग भी हूं। रेडी मतलब, विलिंग मतलब मेरी इच्छा, रेडी मतलब मेरी तैयारी। कैसे, सर मेरे पास पैसा है, फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है रेडीनेस, कि सर आप, इच्छा तो है आपकी, विलिंगनेस तो है, बट पैसे हैं जेब में, ठीक है। तो अगर मैं कोर्ट में जाती, मैं कोर्ट में जाके बोलती सर कराना जरा परफॉर्म, कर नहीं रही श्रद्धा, रूबी कर नहीं रही और शिवानी कर नहीं रही परफॉर्मेंस। कोर्ट कहता श्रद्धा तू तैयार है, तेरे पास पैसे हैं? मैं कहती हूँ हाँ सर आई एम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले बोल देते तू थोड़ा बता दे जरा, कि कल को तू उनसे मांग ले, वो करे, तू ना बाद में दे पैसे उसके। है? पहले होता था कि अगर आप एवर नहीं करते, एवर करना कंपल्सरी होता था, 2018 के बाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रूव कर दो काफी है, प्रूविंग इज इनफ, ठीक है। उसके बाद ये नहीं आएगा नीचे वाला, छोड़ दो। उसके बाद आप आ जाओ 20 पे आ जाओ। 20 मैंने आपको एक नजर मरवा दी है, बता दी है, मतलब बता दिया मैंने आपको सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का। अब आ जाओ देख लेते हैं। इन्होंने बोल दिया अ पार्टी, एक ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के किसी और से अपना काम करवा लेता है, उसको ऑब्वियसली अब उसका काम हो गया है, तो हम मानते हैं। आपको इसमें याद क्या रखना है, क्लॉज 2 में एक वर्ड यूज है, देखो, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। ये प्री में आएगा, कितने दिन का नोटिस देना होता है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस से पहले, 30 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 20A पे देखो, 20A भी देख लो यहीं से साथ में साथ। 20A में से प्री के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं आपको, क्योंकि इसमें देखो आप क्लॉज 2 देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्लॉज 2 देखो ना, 20A, 20 कैपिटल ए कर दे, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद शिट, मैं आपको बता देती हूँ, मतलब ऊपर से बता देती हूँ, आप अपने अंदर देख लेना, कुछ नहीं होना, पेपर में जाके कर लोगे आप लोग। 20A कहता है देखो, सीधी सी बात है, अब ना हमारे यहाँ पे होने के लगा था, फॉरेन से ना फंडिंग आती थी काम रोकने के लिए, फॉरेन, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रोड्स बन रही हैं, काम रोकने के लिए फॉरेन से पैसा आता था, रोकने के लिए, ताकि ग्रोथ रुके, बहुत सारे होते हैं ऐसे पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन्होंने बोल दिया कि यार हम मानते हैं कि अगर एक इंसान बेसिकली ऐसे अगर हम काम सारे रोकने लग गए तो हमारा तो ग्रोथ ही नहीं होगा। तो सरकार ने 20A को इंट्रोड्यूस करा, लॉ ने इंट्रोड्यूस करा 20A को, और बोला क्या कि ऐसे काम जो कि हमारे लिस्ट में दिए गए हैं, कौन सी लिस्ट, जो हम आपको कहते हैं पीछे लगा के देंगे, शेड्यूल लगा के देंगे एक, देखो पीछे दिख रहा है शेड्यूल। कहते हैं ये वाले सारे काम, ट्रांसपोर्ट के, एनर्जी के, वाटर एंड सैनिटेशन के, कम्युनिकेशन के, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे काम जी रुकने नहीं चाहिए। इन सब के लिए बनाया गया 20A 20B 20C, यूजुअली 20, मोस्टली 20A 20B और 41B, मतलब 41 में जाके गए। ठीक है, 2-3 सेक्शन बनाए गए हैं, अमेंडमेंट करे गए 2018 के बाद, जस्ट बिकॉज हमारे देश का काम रुके ना। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में सवाल दिख जाए विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आप 20 सेक्शन पे, 20A पे आ जाना और अंदर अंदर सर्च कर लेना यार, मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लॉज 3 में से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, टोटल ऑफ 30 डेज, 2 और मोर सक्सेस, ऐसे बहुत कुछ बन रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ 20B, कैपिटल बी, स्पेशल कोर्ट्स, द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट आ जाओ 20C, 20C कहती है कितना टाइम, 12 महीने का टाइम है जी खत्म करने का ये वाले केसेस, दिख रहा है आपको, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, और नीचे देखो प्रोवाइजो 6 मंथ्स की एक्सटेंशन अलाउड है। ठीक है, ये हो गया आपका 20 कैपिटल सी। 21 पे आ जाओ, पीछे बाद में जाते हैं। 20 कैपिटल सी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, अच्छा 20, हाँ 21 पे आ जाओ। 21 में इतनी सी बात है कि क्या आप कॉम्पेंसेशन इन एडिशन मांग सकते हो, कि सर एक तो मुझे ये भी दो और कॉम्पेंसेशन भी दो, अभी तो बताया था मैंने सेक्शन 4 में, हाँ मांग सकते हो, ये वाला सेक्शन है। हेडिंग से देख लो, पावर टू अवॉर्ड कॉम्पेंसेशन इन सर्टेन केसेस। आपको इसमें से सवाल कहां से आ सकता है, क्लॉज 5 से और उसके प्रोवाइजो से। क्लॉज 5 और उसके प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आएगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ 22 पे। 22 की हेडिंग क्या है, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ ऑनेस्ट मनी। ठीक है, तो आपके पास ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप करते हो, तो हो सकता है मैंने आपको प्रॉपर्टी तो दे दी, पर सर इसकी तो बंटवारा नहीं कर रखा, इसका भाई रहता बीच में, तो आप कहां पे जाते हो, सर मेरे को प्रॉपर्टी दिलवाओ भी और साथ में बंटवारा भी करा के दो सर, 22 में। ठीक है, 23, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगा लेना पैसे का पहले, जैसे कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी, मैंने आपका सब ट्रैक करा शिवानी, मैंने बोला अगर हम दोनों में से किसी ने भी तोड़ा ना, उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस, डैमेज कितना होगा पहले लिक्विडेट करके रख लिया। क्या इसका मतलब ये है कि कल को आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे परफॉर्मेंस कराने, ऐसा कोई मतलब नहीं है, फिर भी जा सकते हो, ये कहते थे आपको। कल को शिवानी कहे सर 1 लाख बोल तो दिया था, दे दूंगी, श्रद्धा कहती है फिर भी सर ये मुझे मना नहीं करा गया कहीं पे भी कि मैं कोर्ट में नहीं आ सकती, परफॉर्म ही करे, नहीं चाहिए मुझे 1 लाख रुपए। ठीक है, ओके। 24 छोड़ दो, नहीं आएगा। 25 हेडिंग हेडिंग देख लेना, नहीं आएगा, पीछे आ जाओ, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब आ जाओ 11 पे जो छोड़े थे। 11, 11 का सेकंड क्लॉज पेपर में बहुत बार आता है, सेकंड क्लॉज और परफॉर्मेंस। देखो ना 11 के लास्ट लाइन है, 11 की 1 की, होलली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट, ये भी बहुत बार आती है पेपर में कि क्या मैटर पूरा जुड़ा होना चाहिए ट्रस्ट से, कि पार्टली में चलेगा, पार्टली में चलेगा, जी आंसर होगा होली और पार्टली आंसर है। Second clause, a contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced. तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा गया है एक्सेस ऑफ द, अगर ट्रस्टी ने अपनी पावर एक्सीड कर ली या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बस देख लेना यार, ट्रस्टी वाले मैटर को लेकर सवाल आएगा तो 11 सेक्शन खनकना चाहिए आपके दिमाग में, हेडिंग में इसका ट्रस्ट लिखा हुआ है, वहां से चल जाना। अब आ जाओ 12 पे। 12 का जनरल रूल है, पार्ट परफॉर्मेंस अलाउड नहीं होती, मैं कहती हूँ सर आधी चीज तो करा दो, कोर्ट कहता है ये तमीज है, पूरा पूरा कराओ, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है जो 12 क्लॉज 2, 12 क्लॉज 3 और 12 क्लॉज 4 में दी गई है।
जनरल रूल है पार्ट की परफॉर्मेंस अलाउड नहीं है, पूरी की पूरी करानी है तो पार्ट की कब अलाउड है, क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 में अगर आप फॉल करके तो अलाउड है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, अंदर नहीं जा रही हूँ, बता दो चलेगा। हाँ, सेक्शन 13 पे आ जाओ। सेक्शन 13 बात करता है राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी। राइट्स, परचेजर की राइट्स। मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी पर आपने मुझे बेची नहीं, मेरा तो घाटा हो गया, मैंने तो इस चक्कर में कोई और नहीं खरीदी थी, मेरे राइट्स का दिए गए 13 में है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, पेपर में इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको मिले ना, सीधा सीधा आएगा 100%। जुडिशरी के क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर मैं इसके अंदर जाने लगी। नेक्स्ट आ जाओ, 14 हो गया, 16 हो गया, 15 रहता है। 15 में आ जाता है, आपको पेपर में जाके ज्यादा से ज्यादा ना 15 में सिर्फ मैच करना पड़ेगा। 15 देखो, 15 की शक्ल देखो, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। ठीक है, लिस्ट दी गई है, मैच कर लेना। अब कौन कौन ले सकता है, 19 में लिस्ट दी गई है, देख लो। 19 देखो, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। कौन कौन मांग सकता है और कौन कौन ले सकता है, 15 और 19 है। 19 के नाम से समझ नहीं आएगा, बट 19 वो सेक्शन है जो कहता है कौन कौन ले सकता है। 15-19 का सेट है, ध्यान रखना, 15-19 का एसआरए में सेट है। 15 कहता है कौन कौन कर सकता है, कौन कौन मांग सकता है, और 19 कहता है कौन कौन ले सकता है। ठीक है, ठीक है। मांगना है, मैं कह रही हूं मुझे दो, करो सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, और मैं कह रही हूँ सर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करती हूँ इसलिए मांगी, बट मांगी ये रही है, ले आप रहे हो। मतलब अपने बेटे के बिहाफ में आ सकती हूँ कोर्ट में मांगने, ये तो मैंने मांगी ना, मिलनी भी। मतलब कौन कौन ले सकता है, बेटा ले सकता है, फलाना फलाना फलाना, मांग कौन कौन सकता है, फलाना फलाना फलाना, ऐसा। ठीक है, ओके। लिस्ट मैच कर लेना, पेपर में जाके कोई बड़ा काम नहीं है। फिर आप आ जाओ 17 पे, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल, नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। तो क्या कहता है, एक प्रॉपर्टी की सेल या लीज को लेके, ठीक है, जब भी आपको कोई सवाल आएगा आप सीधा सीधा 17 पे चल जाना। प्रॉपर्टी की सेल या लीज को एसआरए में क्वेश्चन आ गया। नॉर्मली क्या है, एक इंसान मेरे पास टाइटल नहीं है, मैंने फिर भी आपको जमीन बेच दी, आपको किराएदार रख लिया, वो वाला सेक्शन है 17। मेरे पास टाइटल नहीं है, मैं ओनर नहीं हूं, फिर भी मैंने आपको जमीन बेच दी धोखा करके, तो सेक्शन 17 पिक्चर में आता है। ठीक है रजे। उसके बाद 18 नॉन एनफोर्समेंट विद एक्सेप्ट विद वेरिएशन। और 17 में एक और चीज ध्यान रखना, क्लॉज 1 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लॉज 2 कहता है मूवेबल, लगता दोनों पे है। 17 भी और 13 भी दोनों सेक्शन में ना ऐसे कर रखा है, नीचे जाके मूवेबल लिख रखा है, दोनों पे लगते हैं, पेपर में सवाल आ जाए तो 17 और 13 दोनों पे लगते हैं मूवेबल इमूवेबल। 18 नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। सर मैं ये काम कर तो दूंगा, बट इसको बोलो ये चेंज कर ले। ये कौन सा सेक्शन है, 18। वेरिएशन करेगा तो सर मैं चेंज कर दूंगा, मैं कर लूंगा काम। ठीक है सर, इसने से धोखा करा था, इसको बोलो ये फ्रॉड हुआ है सर, इसको बोलो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, इसको बोलो सर मैंने तो ब्लैक कार्ड ही मांगी थी, कह रहा व्हाइट खरीद लिया, इसको बोलो ब्लैक भेज दे मैं ले लूंगा। ऐसी वाली चीजें 18 में। ठीक है, 19 मैंने आपको बता दिया है, 20 मैंने आपको बता दिया है, 21 से 25 हमारा हो गया। अब आ जाओ 26 पे। 26 से हमारा नेक्स्ट रिलीफ स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रेक्टिफिकेशन नाम में छुपा है करेक्ट, करेक्ट बना रेक्ट। कब कब इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई करा जा सकता है, आपको एक चीज याद रखनी है, लिखा हुआ है इन राइटिंग, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग होगा तभी रेक्टिफाई होगा, बोली गई चीज को ठीक कैसे करोगे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, ये याद रखना। इन क्लॉजेस कब कब कर सकते हो, ये क्लॉजेस एबीसी मैच कर लेना पेपर में। ठीक है रजय, पेपर में क्लॉजेस मैच कर लेना कब कब कर सकते हो, और इसके अलावा इसमें से कोई मेजर क्वेश्चन नहीं बनता 26 में से। एक ही सेक्शन है 26, एक ही चैप्टर एक ही सेक्शन खत्म। नेक्स्ट चैप्टर 4 रेसिशन, 27, 28, 29, 30 चार सेक्शन है। रेसिशन का मतलब होता है सर देखो एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ परफॉर्म कर दो, यहाँ कह दो मैंने नहीं करना। सीधी सी बात है, अब एक वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपके साथ धोखा करा या फ्रॉड करा या मिस्टेक करा, कुछ भी करा, फ्रॉड मिस्टेक कोवर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन, इनमें से कुछ भी करा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वर्डेबल, जो कल देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वर्डेबल यानी कि जिसको आप परफॉर्म कर भी सकते हो और मना भी कर सकते हो। अब आपके पास चॉइस है, आप परफॉर्म करना या मना करना। आप क्या कहते हो, सर ठीक है
अगर मैं मना कर देती हूँ तो उसको बोल देते हैं रिसाइन करना, यहां से बना नाम रेसिशन, ये होता है रेसिशन का मतलब। ठीक है, रेसिशन कब कब हो सकता है, ये सारे नीचे वाले क्लॉजेस है, पेपर में जाके मैच कर लेना। ठीक है, कब कब मना कर सकते हो, ये नीचे वाले क्लॉजेस प्लीज प्लीज पेपर में जाके मैच कर लेना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। 27 में 28, रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच हैज बीन डिक्रीड। हुआ क्या, मेरे को कोर्ट ने बोला था, मेरे को ना मैंने शिवानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, शिवानी ने मुझे गाड़ी बेचनी थी, शिवानी मुकर गई। मैं कोर्ट में जाती हूँ, सर शिवानी को बोलो गाड़ी बेचे, शिवानी फिर भी गाड़ी नहीं बेचती, तो क्या मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट में रिसेशन के लिए फाइल कर सकती हूँ? आंसर इज यस, 28 कहते हैं। मैंने तो मांगा था परफॉर्मेंस, लेकिन नहीं हुआ तो उसी में रिसेशन करवा दो 28। ठीक है सर, अब मैंने नहीं परफॉर्म करना, कैंसिल कराओ सर, रिसाइन कराओ। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे जाके ढूंढ लेना यार, क्लॉजेस में फिट करके देख लेना रिसेशन वाला 29, ये आता है, बहुत बार आ चुका है। ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहते हैं आपने मांगा पेपर में, आपने मांगा कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने मांगा था इसके लिए, प्लीज करा दो, उसमें मैंने मांगा सर अगर नहीं करेगी ना तो फिर काम करना, रिसाइन कर देना, अलाउड है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, मैं मांगू रिसेशन और बाद में बोल दो सर अगर रिसाइन नहीं करना तो फिर दे ही देना, ऐसा नहीं अलाउड। ये सवाल आता है कंफ्यूज करने के लिए आपको, कि आप मांगो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके अंदर बोल सकते हो कि सर कैंसिल कर देना, रिसाइन कर देना, अगर ना करे तो, या अगर आपको लगता है ये नहीं मिलना चाहिए तो रिसाइन कर देना। लेकिन रिसाइन मांगते मांगते सर करा ही देना, ये नहीं करना, बस। 29, 30 कहीं नहीं आएगा। 31, चैप्टर 5, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट बना पड़ा जो आपको लग रहा है कि कल को आपके अगेंस्ट यूज करा जा सकेगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को खत्म कराना चाहते हो, जड़ से कैंसिल करना एक चीज को। सेक्शन नंबर 31, यहाँ पे आप पढ़ोगे, जब आप पेपर में आपको दिख जाएगा वर्ड्स हैं, रिटन इंस्ट्रूमेंट, वॉइड, वॉइडेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स आप देखोगे तो पेपर में जाके आप कैच कर पाओगे। ठीक है, 32, क्या पार्शियल कैंसिलेशन अलाउड है? हाँ जी, 32 में तीन, अब देखो ना छोटे छोटे 3-4 सेक्शन है हर एक टॉपिक के। कैंसिलेशन वर्ड देखेगा यहाँ जाना, रिसीजन वर्ड देखेगा वहां चल जाना, ऐसे ऐसे करके कर लेना। 33, power to require benefit to be restored or compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable, नहीं आएगा, छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ क्लॉज बी, इसका क्लॉज बी जो है ना यार, मुझे लगता नहीं है ये जुडिशरी में भी नहीं आता यार, तो वहां से तो कहाँ ही आएगा, बाकी पता नहीं ना ये बी क्या करते हैं, बट आप लोगों को कैंसिलेशन का आ जाएगा तो ढूंढ लेना, तीन ही सेक्शन है, 31, 32, 33, जस्ट इट, दैट्स इट। फिर आ गया चैप्टर 6, डेक्लारेटरी डिक्री। डेक्लारेटरी डिक्री क्या होती है, आपको याद है मैंने जब बोला था एक बंदा मेरे घर आता है रोज धमकाता है मुझे कि मैं, ये मेरा घर है, मेरा घर है, याद है स्टार्टिंग में एग्जांपल करी थी। अब वो बंदा कहता है मैं कान हूँ, सीबीसी ने जब दरवाजे बंद कर लिए थे तो उस दरवाजा उसके लिए खोला था सेक्शन 34 एसआरए ने। 34 ऐसा नहीं क्या बोलता, डिक्लेयर करवा लेना फिर कि तू तेरा घर है, तू क्यों डरता रहता है। डेक्लारेटरी डिक्री, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, अपना राइट भी डिक्लेयर करा सकते हो, अपना स्टेटस भी डिक्लेयर करवा सकते हो। नीचे जाके अगर पेपर में सवाल आ जाए तो इनमें से आएगा एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लीगल कैरेक्टर के लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हो, और राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, सर इस प्रॉपर्टी में राइट है, ओनरशिप वगैरह डिक्लेयर कराने भी कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जा सकते हो एनी पर्सन हु इज डिनाइंग, जो मुकर रहा है, या हु इज इंटरेस्टेड टू डिनाई, जिसपे आपको शक है पूरा कल को मुकर जाएगा। सोए उठे नहीं जा सकते हो, सर डिक्लेयर करना मैं नहीं जाऊं, मेरे सर ने मैं नहीं जा, सर प्लीज डिक्लेयर करना मैं पंजाबी हूँ। कोर्ट कहता पागल है, मैंने कहा सर ये ना पंजाबियों का स्कूल है, मुझे एडमिशन नहीं दे रहे, मुझे मान ही नहीं रहे पंजाबी, सर इसलिए डिक्लेयर कर दो कि मैं पंजाबी हूँ। सिर्फ ऐसे कारणों के लिए आप सेक्शन 34 की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, 35 कहता है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। आपको सिर्फ इसमें से सवाल क्या आएगा कि डेक्लरेटरी डिक्री क्या होती है, आपने लिखना है जजमेंट इन, इट इज अ डिक्री इन पर्सोनम। पर्सोनम मतलब पर्सनल लेवल की डिक्री होती है, सारे जहान के लिए नहीं हो जाती वो डिक्री, वो आपके लिए ही मानी जाती है, इन पर्सोनम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट, ओनली ऑन द पार्टीज।
ठीक है, इन पर्सनम। ठीक है, इंजंक्शंस चैप्टर 7 पार्ट 3। चैप्टर 7 और 8 है दोनों इस पार्ट में, दोनों इंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। इंजंक्शन कितने तरह की होती है? इंजंक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी यार, एक होती है पॉजिटिव, होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होती है वो भी दो तरह की होती है, और नेगेटिव होती है वो भी दो तरह की होती है। पॉजिटिव दो तरह की कैसे? परमानेंट पॉजिटिव, परमानेंट मतलब टेम्परेरी पॉजिटिव। और नेगेटिव है दो तरह की, परमानेंट नेगेटिव, टेम्परेरी नेगेटिव। ठीक है ना? जब आपके पेपर में वर्ड यूज हो परपेचुअल, परपेचुअल, तो आप समझ जाना परमानेंट नेगेटिव की बात हो रही है। परमानेंट नेगेटिव को मैं क्या बोल दूंगी वर्ड? प्रोहिबिटिव या प्रिवेंटिव, एक ही बात है। हेडिंग मतलब इसका चैप्टर का नाम ही प्रिवेंटिव रिलीफ है। ठीक है, तो टेक्निकली आप क्या करोगे यहाँ पे? परमानेंट नेगेटिव का क्या मतलब है? परमानेंट नेगेटिव का मतलब है कि परपेचुअल वर्ड जब यूज हो जाएगा हम समझेंगे यार परमानेंटली रोका गया किसी इंसान को कोई काम करने के लिए, कभी नहीं करना। पी अगर मैं ऐसे लू, पी प्लस पी इज इक्वल्स टू पी, पी प्लस पी इज इक्वल्स टू पी। परपेचुअल वर्ड इज इक्वल्स टू परमानेंट प्रोहिबिटिव, परमानेंट प्रोहिबिटिव। इजी। 36 में बताया गया है प्रिवेंटिव रिलीफ कितने तरह के होते हैं, देखो टेम्परेरी और परपेचुअल, पढ़ लो जरा, हेडिंग में दिखा। परमानेंट रिलीफ हाउ ग्रांटेड, टेम्परेरी भी और परपेचुअल भी, दोनों हो सकते हैं। परपेचुअल यानी कि परमानेंट। ठीक है रजय? टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन दोनों की डेफिनेशन कहां गई है? 37 में। 37(1) में टेम्परेरी बताया गया, 37(2) में परपेचुअल। उसके बाद आ दो नेक्स्ट चैप्टर ही परपेचुअल का, लास्ट चैप्टर पूरे सारे का। 38 परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। आपको पेपर में जो सवाल आएगा नीचे 3 के देखो बहुत सारी लिस्ट दी गई है, चार चार चीजें दी गई है, फिर से सवाल आ जाएगा 38 का 3 में से सवाल आएगा। और आपको पेपर में एक सवाल आएगा, क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, पूरी है, कंप्लीट है? आंसर इज नो, इसके और भी चीजें हो सकती है, नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। 39 मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी कौन सी होती है? किसी चीज करने के लिए बोलना। पॉजिटिव का दूसरा नाम है मैंडेटरी, जैसे नेगेटिव का नाम है ना प्रिवेंटिव या प्रोहिबिटिव, पॉजिटिव का नाम है मैंडेटरी। मैंडेटरी कहां डिफाइंड है? 39 में। 40 में से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, 41 में से क्वेश्चन आ जाएगा। 41 लिस्ट दी गई है, मैच कर लेना, ढूंढ लेना, ढूंढ लोगे लिस्ट में से तो 41 लिस्ट है। 43 44 रिपीट है, सिर्फ एक बचा 42, सिर्फ एक 42 बचा रहते। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट, इसके लिए आप केस लो याद रखना। उल्टा पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राकेश रंजन झा के राकेश रंजन झा वर्सेस पैरामाउंट कोचिंग सेंटर, उल्टा पुल्टा लिखवाना तुम्हें। पैरामाउंट कोचिंग सेंटर, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राकेश रंजन झा। आपको पेपर में इसको सेक्शन 14 क्लॉज सी और सेक्शन 42 दोनों के साथ लिखना है, दोनों के साथ जाता है। ठीक है, सेक्शन 16 के केसेस लिख लो, सेक्शन 16 के केस लो, सेक्शन ये खत्म है हमारा, लॉ खत्म है, सेक्शन 16 के केस लॉ लिख लो। सैयद दस्तगिर सैयद दस्तगिर वर्सेस टीआर गोपाल कृष्ण सेट्टी।
गोपाल कृष्ण सेट्टी। ये आपको लिखना है सेक्शन 16 में। एक और लिखना है सेक्शन 16 में, दो और लिख लो। महबूब उर रहमान, महबूब उर रहमान वर्सेस घानी, घानी। और तीसरा केस इसका है मान कौर, मान कौर वर्सेस हरतार सिंह, हरतार सिंह संगा, हरतार, हरतार सिंह संगा। ये तीन हो गए। और एक 5-6 का लिख लो केस, सेकंड 5 और 6 का इकट्ठा ही है एक, कंबाइंड है। एलिजाबेथ वाला था यार ना, अच्छा एलेक्जेंडर वाला है। नायर सर्विस सोसाइटी, नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस केसी एलेक्जेंडर, वर्सेस केसी एलेक्जेंडर, 1968 सुप्रीम कोर्ट। एक वर्ड सेटल्ड पोजेशन का अगर केस लॉ आ जाए, सेटल्ड पोजेशन वर्ड का पूछ ले जाए क्यों केस लॉ कोई है आपके पास, तो आप लिखेंगे रामे गौडे, रामे गौडे वर्सेस एम वरडप्पा, एम वरडप्पा। दिस इज 2004। सेक्शन 12 का केस लॉ लिख लो, 12 का। विलियम ग्राहम, विलियम ग्राहम वर्सेस कृष्णा चंद्रा, 12 का वर्सेस कृष्णा चंद्रा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। 6 केस लॉज है ना, ये साथ ही होंगे 7, दैट्स ऑल। दिस इज एंटायर एसआरए फॉर अस, ठीक है। आई होप इट्स नॉट एज डिफिकल्ट, ठीक है, हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय। हाँ जी हाँ जी, मैंने ले लिया।